रामनवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कर भोजन कराया। इस दौरान सीएम योगी ने भगवान राम की पूजा की और रामलला को झूला झुलाते हुए दिखे। सीएम योगी ने कहा कि धर्म सन्मार्ग पर चलकर रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। तो देखिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने कन्या पूजन किया, माला पहनाई, चुनरी दी और रामोत्सव मनाया। रामनवमी पर धार्मिक नगरी काशी में सांप्रदायिक एकता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर सामने आई। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी के मौके पर प्रभु श्री राम की आरती की और नफरत कम करने की अपील की। रामनवमी के मौके पर धार्मिक नगरी काशी में सांप्रदायिक एकता की मिसाल करने वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि वाराणसी के लम्हे स्थित सुभाष भवन में मुस्लिम महिलाओं द्वारा आज रामनवमी के पर्व पर भगवान श्री राम की आरती उतारी जा रही है और पिछले कई वर्षों से ये आरती मुस्लिम महिलाओं द्वारा उतारी जा रही है और भगवान राम की आरती के साथ साथ भगवान से प्रार्थना की जा रही है। हमारे साथ नाजनीन अंसारी जी मौजूद हैं। नाजनी, क्या उद्देश्य है राम आरती का, क्या उद्देश्य हो, कितने दिनों से आप लोग आरती कर रहे हैं? देखिए, आज हम सभी रामनवमी के अवसर पर हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के राम आरती कर रही हैं और ये पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहती हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में नफरत, हिंसा, युद्ध बढ़ रहे हैं, ऐसे में भगवान राम का ये एक सहारा है, उनका ये एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया को शांति के मार्ग पर ले चलेगा और पूरी दुनिया से नफरत और हिंसा को खत्म करेगा। कितने दिनों से आरती राम आरती कर रही है? तमाम तरह के मुस्लिम संगठनों द्वारा किस तरह से विरोध किया गया, लेकिन तब भी आपके द्वारा आरती पिछले 15 वर्षों से हम लोग भगवान श्री राम की आरती हर रामनवमी और दीपावली के अवसर पर करते चले आ रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम को हम लोग अपना पूर्वज मानते हैं। भारत में जन्मे हर व्यक्ति का पूर्वज भगवान श्री राम है। इतने मुस्लिम संगठनों ने इस आरती का विरोध किया, तब भी आप लगातार कायम है इस आरती को करने में? क्या देखिए, नफरत फैलाने वाले लोग बहुत सारे हैं, क्योंकि उनकी नफरत को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ एकता के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमको बांटने की कोशिश करेंगे तो हम बंटने वाले नहीं हैं। भगवान राम इनके पूर्वज हैं, लिहाजा ये मुस्लिम महिलाएं आरती कर रही हैं। कुछ लोग हैं, उनसे और बात करते हैं। किस तरह की आरती होती है आज के दिन और कितनी पुरानी? ये लगभग 17 साल हो गए इस परंपरा का निर्वहन करते हुए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी बहनें मिलकर अपने पूर्वज प्रभु श्री राम की हम लोग आरती करते हैं और सांप्रदायिक एकता का संदेश देते हैं। कितनी पुरानी ये आरती है और उद्देश्य क्या है? ये आरती जो है 2006 से हो रही है। इस आरती का उद्देश्य है लोगों को ये बताना कि हम कहीं के भी हो, हमारे पूर्वज किसी भी धर्म जाति के हो, हमारे पूर्वज नहीं बदले हैं, हमारी धर्म जाति बदली है, मगर हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। देख सकते हैं किस तरह से उत्साह में ये मुस्लिम महिलाएं देखने को मिल रही है। संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है समाज में कि जिस तरह से समाज में भाईचारा बने रहे, लिहाजा मुस्लिम महिलाएं तमाम विरोध के बावजूद भी पिछले 15 साल से अधिक का समय हो गया और मुस्लिम महिलाओं द्वारा रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम की आरती करके सांप्रदायिक एकता की मिसाल पेश की जा रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर पिछले 3 साल से लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खड़ी खराब हो रही है, लेकिन इस एम्बुलेंस का फायदा मरीजों को नहीं मिल रहा है। एम्बुलेंस कोविड संकट के दौरान 15 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई थी, लेकिन एम्बुलेंस की खरीद के बाद न तो पंजीकरण हुआ और न ही एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम जोड़ने के लिए बजट भेजा गया। फायदा क्या देख लीजिए, जूते सूख रहे हैं। नतीजा एम्बुलेंस खड़ी हुई है, खराब हो रही है। स्वास्थ्य विभाग को कोई फिक्र नहीं। नहीं, बेकार नहीं है। परसों उसको मैंने देखा है, उसमें स्टार्ट भी हो जाती है। उसमें सिर्फ कमी है उसकी बैटरी को उसको चेंज कराया जा रहा है, तो उपयोग में लाया। हाँ, पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए तो अभी उसको रोड पे नहीं लाया जा सकता। मेरा कार्यकाल तो अभी यहाँ 6.5 महीने का हो गया और हमें अभी कोड भी पता चला है, उसको दिखवा लिया गया है, पूरी तरह फंक्शनिंग में है, ठीक है। मैंने फिजिकली जाके वहाँ निरीक्षण किया था। बैटरी की समस्या है, उसको दूर कर लिया जाएगा। पंजीकरण के लिए उसमें से डेटा की जाए। पेपर्स के अनुसार अभी कोविड के समय आया है, नहीं 3 साल पहले, 1 साल पहले बताया जा रहा था। आप अंदाजा लगाइए कि कोविड के समय में एम्बुलेंस खरीदी गई, अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। किस तरीके से पैसों की बर्बादी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। बड़ी खबर बुलंदशहर से। खाली पड़े मैदान में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त के प्रयास पुलिस कर रही है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में ब्लॉक के पास का पूरा मामला है। तो खाली मैदान में युवक का शव बरामद हुआ है बुलंदशहर में।
मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिनाख्त की कोशिश पुलिस कर रही है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक के पास का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी है। ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश पास हुआ था और इस पर अब राज्यपाल की भी मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर है। तो निकाय चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा था उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है और बड़ा अपडेट यह है कि ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश पर राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। और वहीं विपक्ष पर भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी बरसे। उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा क्लीन स्वीप करेगी ये कहा और चुनाव में विपक्ष को भगाकर जनता जवाब देगी। निकाय चुनाव में कहीं भी विपक्ष नहीं टिकेगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष काम कर रहा है जनता जवाब देगी। गरीबों के लिए यूपी और केंद्र सरकार ने काम किया, भाजपा को काम के लिए वोट मिलेगा। मेरठ से हमारे संवाददाता सनु शर्मा ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट से निकाय चुनाव को लेकर हरी झंडी मिल गई है। निकाय चुनाव में किस तरीके से बीजेपी एक रणनीति के तहत यहां पर चुनाव लड़ेगी, यही हम खास बातचीत कर लेते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, एक तरीके से माना जा रहा है कि चुनावों को तो हरी झंडी मिल गई है, किस तरीके से रहेगा चुनाव का, क्या लग रहा है पिछली बार में और अब में? सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार सरकार गई थी और ये कहने के लिए गई थी कि हमने जो निर्णय लिया है आरक्षण का ओबीसी का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आप एक कमेटी बनाकर विचार कर लीजिए। उस कमेटी ने समय से पहले ही रिपोर्ट सबमिट की शासन को। शासन ने वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने शासन से कहा है कि अब आप इस पर काम शुरू करिए। अब मैं जो समझ पा रहा हूँ ये है कि शासन इस पर इसके अनुसार आरक्षण करेगा और आरक्षण करने के बाद आपत्ति का समय दिया जाएगा और आपत्ति का निस्तारण होगा, तब उसके बाद चुनाव होगा। क्या माना जाए इस बार बीजेपी के परफॉर्मेंस की अगर बात? 100% भाजपा में होगा। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत किए हुए कामों के आधार पर होगा। केंद्र की सरकार ने जो गरीब जनता के लिए काम किए हैं, राज्य की सरकार ने जो गरीब जनता के लिए काम किए हैं, उनके आधार पर हम वोट मांगेंगे और उस कृतित्व के आधार पर नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें पूरे प्रदेश में क्लीन स्वीप होगा भाजपा के पक्ष में। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और आगे बढ़ते हैं। निकाय और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ओबीसी समाज को रिझाने में जुट गई है। ओबीसी वोटर्स पर भाजपा की नजर है और भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने ओबीसी समाज के लिए कई काम सरकार ने किए, ये कहा ओबीसी समाज के लिए किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। 9 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई काम किए हैं जिससे ओबीसी समाज को फायदा मिला है और ओबीसी समाज भाजपा के साथ है, वो उन्होंने दावा किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल ओबीसी सांसदों के साथ बैठक की थी जिसमें आगे को लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं। इसी बैठक में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव भी शामिल हुए थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कल क्या कुछ बातचीत हुई सर? चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश के अंदर नजदीक है, तो क्या कुछ आप लोगों को दिशा निर्देश दिया गया? ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से चलने वाली जीवंत पार्टी है। एक चुनाव आज रात्रि को ख़त्म हुआ, कल प्रातःकाल से हम दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की बैठकें सामान्य तौर से होती रहती हैं। उसी कड़ी में ये कल सारे पिछड़े वर्ग के जितने सांसद हैं वो सब उनकी बैठक थी और उस बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। उसमें से एक प्रमुख मुद्दा ये भी था कि ओबीसी वर्ग को जो पिछले 9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने अनेक योजनाएं प्रारंभ किया है उनके कल्याणार्थ, उनके ऊपर चर्चा थी। उनको लेकर के हम पिछड़े वर्ग के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे। और वैसे पिछड़ा वर्ग जो है वो अधिकांश बड़ा हिस्सा उसका जो है भाजपा के साथ में है और उन्हीं की ताकत के बल पर हम ये सारे चुनाव जीत रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव भी अब घोषित होने वाले, किसी वक्त घोषणा हो सकती है, इसके अलावा आगे लोकसभा चुनाव भी है, तो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रणनीति रही है? देखिए, निकाय चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है और निकाय चुनाव में भी हम भारी जीत लेकर के आएंगे। कैप्टन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर से मिले मंत्री दयाशंकर सिंह। लखनऊ सुभाषपा ऑफिस दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। निकाय चुनाव को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा संभव है। दोनों नेताओं की मुलाकात से सियासी सरगर्मी बढ़ गई। हालांकि दयाशंकर सिंह ने राजभर से मुलाकात को औपचारिक बताया है, राजभर भी इसे औपचारिक ही बता रहे हैं। तो भाजपा से गठबंधन के सवाल पर राजभर ने चुप्पी साध दी। ओपी राजभर ने सपा पर निशाना साधा। एन पहले ठीक यहाँ सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर से मिलने पहुंच गए हैं और दोनों की मुलाकात हो रही, दोनों साथ में बैठे हुए हैं। सर, क्या ये मुलाकात चुनावी है? देखिए, हम लोग की मुलाकात सदैव होती रहती है। हम लोगों के विधानसभा भी अगल बगल है, तो हम लोग सदैव मिलते रहते, पहले भी मिलते रहते थे और अभी भी मिलते हैं। और राजनीति में तो माने एक दूसरे से आदमी की मुलाकात होती ही रहती है। निकाय चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव की भी भूमिका को लेकर कोई चर्चा हुई क्या राजभर जी से? नहीं, हम लोग की राजनीतिक चर्चा तो सदैव होती रहती है, हर मुद्दे पर चर्चा होती है। जो पहले भी जब आप हम लोग के खिलाफ में लड़ते हैं तभी चर्चा होती है। तो राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलेगा तो चर्चा तो करेगा ही। आप तो परिवहन मंत्री जी का कहना है कि क्षेत्र के हैं, एक ही विधानसभा आसपास है, अगल बगल है जिला, तो चर्चा करने आते हैं। राजभर जी से पूछ लेते हैं। सर, आज मंत्री जी आए हैं आपके पास। हम तो मंत्री जी के यहाँ खुद जाते हैं, ये कोई नई खबर थोड़ा है। हम आपके यहाँ जाते हैं, आप हमारे यहाँ आते हैं। हम लोग दोनों लोग एक ही अखाड़े के पहलवान हैं। फर्क कितना है कि इनका अखाड़ा दूसरा है, हमारा अखाड़ा पार्टी दूसरी है, इनकी पार्टी दूसरी। ये आपने कहा समाज से भी हैं, हम भी समाज से भी हैं, तो दोनों लोग जनता की सेवा के लिए ही है। क्या बातें हुई सर, चर्चा क्या? कोई बातचीत नहीं, बस चाय पीना और वही एक अपनी विधानसभा में एक बस अड्डा बनाने की बात को लेकर चर्चा हो रही थी। तो वही जमीन उमीन को लेकर के कैसे हो, वो हमारे यहाँ कासिमाबाद में कट वाला है, तो इनको भी सुविधा होती है, हमको भी होती है, जो उधर के जनप्रतिनिधि हैं सबको होती है। उसी पे चर्चा और कोई बात नहीं। चाय पे चर्चा तो बड़ी बड़ी निष्कर्ष पे पहुंचती है। अरे भाई, हम तो आपको बता दें कि चाय हम सब जगह पीते हैं, पिलाते हैं, आपको भी पिलाते हैं, आप हमको पिलाते हैं। भाजपा की चाय पिए? सबकी चाय पीते हैं। चाय पीने में क्या है, जब बड़े नेता सबकी चाय पी सकते हैं तो छोटे नेता क्यों नहीं पिएंगे? भाजपा में जा रहे हैं क्या निकाय चुनाव के पहले? नहीं, निकाय चुनाव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेगी। ये तो आपने निर्णय लिया था कि सुभाषपा अपने दम पे लड़ेगी, लेकिन ये मुलाकात आज की जो हम आज इनसे मिल रहे हैं, कल मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। बड़ी खबर आ रही कौशाम्बी से, जहां पर फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिला का हंगामा देखने को मिला है। जमीन विवाद पर बच्चों के साथ डीएम के पास महिला पहुंची और हंगामे की सूचना पर महिला थाना की पुलिस भी कलेक्ट्रेट पहुंच गई है। महिला ने एसओ को दांत काटकर घायल कर दिया। कलेक्ट्रेट कर्मियों ने समझा बुझाकर उसे शांत कराया। एसओ की तहरीर पर आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो एसओ साहब की तहरीर पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन सवाल यह है कि अगर महिला ये काम करने के लिए मजबूर हुई तो क्या उसकी शिकायत पर कार्रवाई हुई? फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थी महिला, जमीन विवाद पर बच्चों के साथ डीएम कार्यालय पहुंची थी, हंगामा हुआ था, लेकिन देखिए हुआ क्या, महिला ने गुस्से में आकर एसओ को दांत काट लिया और महिला पर मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि महिला ये सब करने के लिए मजबूर क्यों हुई? आखिर सिस्टम में कहां लूपहोल था? और जमीन विवाद था तो सीधा कनेक्शन पुलिस से भी हो सकता है। हंगामे की सूचना पर महिला थाना की पुलिस कलेक्ट्रेट पहुंची, महिला को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और महिला के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन क्या महिला को न्याय मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। महिला का हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। और पीलीभीत से बड़ी खबर है, अमृतपाल और बड़ेपुरा गुरुद्वारे कनेक्शन पर जत्थेदार बोले। गुरुद्वारे की गाड़ी मोहनापुर डेरे के सेवादार जोगा सिंह लेकर गए थे। पंजाब जाने की बात कहकर गाड़ी लेकर गए थे सरदार जोगा सिंह। सरदार जोगा सिंह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमृतपाल ने बड़ेपुरा गुरुद्वारे की गाड़ी का इस्तेमाल किया था। जत्थेदार सरदार मोहन सिंह ने बताया कि सरदार जोगा सिंह का मोबाइल बंद आ रहा है। तो अमृतपाल मामले में एक नया कनेक्शन सामने आ गया है और नया कनेक्शन ये है कि एक जत्थेदार की कार को लेकर वो फरार हुआ था और इस पूरे मामले में उस जत्थेदार का फोन बंद आ रहा है। गाड़ी का सुन रहे हैं वो हमें कोई पता नहीं है। वो गाड़ी मोहनापुर डेरे पे थी 5-6 महीने से और
वो अपना सेवादार थे जोगा सिंह जी, उनके पास थी वो गाड़ी, और वो हमें जब जाने लगे बता के गए भी पंजाब जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बताया उन्होंने। और उसके बाद उनका फ़ोन भी नहीं लगा हमें, और अभी तक कोई उनके स्विच बंद है, ये नहीं पता हमें कहाँ है। कई बार भेज देते हैं जहाँ भी सामान के लिए, सामान पहुँचाना लाना सारा ये गाड़ियों को। और हम 24 घंटे दरवाजे लंगरों के खुले रहते हैं हर धर्म के लिए। सारे धर्म हमारे लिए सम्मानीय हो गए, हर धर्म का हम सत्कार करते हैं और सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, और हम वहीं गुरुद्वारे में। और अब बात भदोही की, जहां पर भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में परिवार ने बड़ा बयान दिया है। आकांक्षा के माता पिता ने एक तरफ सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई, तो वहीं समर और संजय की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेंगे। तो आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में माता पिता ने कहा है कि उन्हें न्याय चाहिए और अगर जल्द से जल्द समर और संजय की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेंगे। आपको बता दें कि समर और संजय पर ही परिवार ने आरोप लगाया। क्या कर रही है पुलिस? कुछ तो नहीं सुनाई दे रहा है कि खुदकुशी करी है उन्होंने। मेरी लड़की कैसे खुदकुशी कर सकती है? हाँ, वो बैठी है, बैठे बैठे कोई खुदकुशी कर लेगा? क्या कमी थी मेरी लड़की को? जब इतना दुख, इतना संघर्ष करी तब मेरी लड़की कुछ नहीं करी। आज मेरी लड़की सब नंबर 1 पे इतना पूरा नाम बना के सब कुछ करके नंबर 1 पे चल के आज दिक्कत करी। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही, मेरी लड़की को न्याय चाहिए। हमारी बच्ची के साथ में बहुत अन्याय हुआ है, अघोर अन्याय हुआ है। हमारी बच्ची नहीं, हमारा बच्चा था वो, उसकी वजह से हमारा पूरा परिवार चल रहा था। वो लोग सारे मार दिए हमारी बच्ची को। कौन लोग थे, क्या था? समर सिंह था, मैन वही है, उसका भाई, दोनों जन मिल के मारे उसको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।